अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसकी प्रॉपर्टी कोई याद करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी को उल्टा कर दो, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, मेटल जो हमने देखे थे वो किस कलर के होते हैं, या तो सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं एक कलर की अलग ही वेराइटी डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट लस्ट्रस, इनके अंदर चमक नहीं होती। सोनोरस, इनको पीटने पे रिंगिंग साउंड नहीं आती। और एंड डक्टाइल या फिर मेलिएबल, ये ना तो सोनोरस है, ना लस्ट्रस है, ना मेलिएबल है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, आयोडीन, और क्या होगा, कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में होगा, कोल होगा, ठीक है। और कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ना, तुम्हारा थोड़ा दिमाग वो होगा, लेकिन इसको अभी से याद करके चलो। ये जो ग्रेफाइट होता है ये एक एक्सेप्शन होता है, ये होता तो नॉन मेटल है, ये है एक एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब ये जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जो इसकी फॉलो नहीं करता, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट जो। इसको अलग से नोट करके लिख लो, नोट बना के कोने पे उस पर लिख लो ग्रेफाइट के बारे में। अब अगर कोई स्कूल में तुम्हें नॉन मेटल के बारे में समझाने लगे ना, तेज चलने लगे, तो उसको पूछ लेना कि ग्रेफाइट बता, या फिर ऐसा नॉन मेटल बता जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या फिर हीट कंडक्ट हो सकती है। देखो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देख लो, फिर इकट्ठा लिख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो मेटलॉइड्स होते हैं इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की होगी और कुछ प्रॉपर्टी जो होगी वो नॉन मेटल की होगी, इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। ये बीच में फंसे हुए होते हैं बस। बस जल्दी लिखो, उसके बाद आज की क्लास को करते हैं एंड। समझ में आया जब तक क्या पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर को हमने दो तरीके से क्लासिफाई करा, प्योर सब्सटेंस के अंदर और नॉन प्योर सब्सटेंस के अंदर, या फिर इम्प्योर कह लो या फिर उसको मिक्सचर कह लो, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। और इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं, दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट जो होती है वो बेसिक फॉर्म होती है किस चीज की, मैटर की बेसिक फॉर्म होती है जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और कंपाउंड के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, कंपाउंड इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एलिमेंट के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, मेटल पढ़े, नॉन मेटल पढ़े और मेटलॉइड्स पढ़े। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल लस्ट्रस होता है, मेटल मेलिएबल होता है, और सोनोरस होता है और डक्टाइल होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी है, सोनोरस, डक्टाइल और मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब उसको पीट के हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल का मतलब हम उसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सोनोरस का मतलब उसको पीटने पर रिंगिंग साउंड आती है, बहुत तेज साउंड, ठीक है। बस यही पढ़ा आज। और मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है,
इलेक्ट्रिसिटी का। The substances which are made up of two or more substances in a fixed proportion are called compounds। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस से मिलकर बनाओ, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर बनाओ। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिक्स प्रोपोर्शन से ही मिलकर बना होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में ही बना होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझ लो इसको। हम्म, हाँ, वाटर का ही ले लो एग्जांपल, जो H2O है। ठीक है, वाटर ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, वाटर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन दैट इज 1:8। ये 1:8 के रेशो में ही मिलकर बने हैं। ठीक है, 1:8 का रेशो कैसे समझोगे तुम, जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ना, द एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटम का मास समझ लो इस तरीके से। बाकी एमयू वगैरह जो तुम पढ़ोगे वो 11th में पढ़ोगे डिटेल में। द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन इज कितना, 1 AMU। ये AMU क्या होता है, ये तुम 11th क्लास में पढ़ोगे। ये एटम का मास नापने की यूनिट होती है। अभी बस इतना समझ लो, जैसे हम केजी में मास नापते हैं अपना खुद का, इनका एटम वगैरह का हम AMU में माप नापते हैं, वजन नापते हैं। ठीक है, द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की कितनी होती है पता है कुछ, ऑक्सीजन की होती है 16 AMU। ठीक है, जो इनका रेशियो होगा ऑफ H2O वाटर इज क्या होगा, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, एक हाइड्रोजन है ना, 1 इंटू कितना, वो दो हाइड्रोजन है हमारे पास, H2O ही तो है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 1, क्योंकि इसकी एटॉमिक मास यूनिट कितनी है, 1। ऑक्सीजन कितने है हमारे पास, 1 है ना, 1 इंटू 16, है ना। तो ये कितना हो गया, 2/16। तो जो इसका रेशो होगा वो कितना होगा, 1/8। रेशो बन गया हमारा 1:8 का। समझ में आई ये चीज। ये जो 1 और 16 ये सब है, ये क्या है, इनके मास, एटॉमिक मास है इनका। ठीक है, कोई तुमसे पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो क्या बताओगे, 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, लिखो जल्दी से। देखो अब इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक है, ये जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक मास होता है 12। कितना होता है, 12 AMU। और ऑक्सीजन जो होता है इसका तो अभी पता ही चल गया तुम्हें, कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का कितना, 16 AMU। अब यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, एक है, तो 1 इंटू 12 बाय ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो 2 इंटू 16। ठीक है, कितना हो गया ये, 12/36 होगा, 32 होगा। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2 6 12, ये कितना हो जाएगा, 16।
दो तिया 6, दो अट्ठे 16, 3/8, 3:8 का इसका रेशो हो जाएगा। अगर ये रेशो ज़रा सा भी चेंज होता है, मान लो इस रेशो को किसी तरीके से भी, मान लो 9 हो गया, 3:9 हो गया, 3:7 हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी रेशो में बनेगी। यही इसकी क्या होती है, डिफाइनाइट कंपोजिशन होती है। इसी से हमें क्या समझ में आता है, डिफाइनाइट कंपोजिशन। कंपोजिशन डिफाइनाइट रहेगी तभी कोई कंपाउंड बनेगा, अगर नहीं रहेगी तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, इस वाले को भी नोट कर लो जल्दी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड आर कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिन मतलब जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट यूज हो रहे हैं, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, फिजिकली नहीं जोड़े जाते, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। उसके बाद अगली क्या है, द कंपाउंड हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो कंपाउंड जो होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से। ठीक है, जैसे कि ये H2O है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है। उसको हल्की सी भी चिंगारी दिखाएंगे ना, एकदम धमाका हो जाएगा। कभी तुमने देखा होगा कहीं पे डेकोरेशन होती है, गैस वाले गुब्बारे होते हैं, उनमें हाइड्रोजन भरते हैं, जो सस्ते वाले होते हैं। या वैसे तो हीलियम भरी जानी चाहिए, लेकिन लोग पैसा बचाने के चक्कर में हाइड्रोजन भर देते हैं, तो कई बार उनमें धमाके होते हैं। हल्की सी भी वो दिख जाती है ना चिंगारी, तो बहुत तेज फटते हैं वो। और ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है, हाईली फ्लेमेबल, इतना फ्लेमेबल होता है कि धमाका करते हैं। और ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये आग लगने में सपोर्ट करता है। तुम्हें ये चीज पता होगी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लग सकती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। पता है ना ये? कभी मोमबत्ती जलाई होगी, उसके ऊपर गिलास रख दो शीशे का, तो मोमबत्ती बुझ जाती है, जैसी हवा पास होना बंद हो जाती है। तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। ये क्या करती है, आग लगने को सपोर्ट करती है। तो हाइड्रोजन जो है, ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाईली फ्लेमेबल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेम को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी देखो बिल्कुल ही अलग है। ये क्या करते हैं, कैन बी यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आया? पानी जो है वो आग को बुझाता है, हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा जलती है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट कर रहा है। इसके दोनों के पार्ट, वो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो अपने कंपाउंड से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी है। द कंपाउंड्स हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट देयर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। ठीक है, जल्दी से नोट करो, कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। द components of a compound can only be
separated by chemical processes like electrolysis and cannot be separated by any physical method. जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही अलग हो सकते हैं। हम इनको सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही तोड़ सकते हैं। केमिकल प्रोसेस कौन सा टाइप के, जैसे कि एक इन्होंने एग्जांपल ले दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही हम इनको तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, और भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू हम तोड़ सकते हैं।